Hello students, welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss important MCQs of chapter 5, The Age of Industrialization History. So let us start with question number 1. Which one of the following led to the control of Indian merchants due to which Indian trade broke down completely? इनमें से ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण से जो इंडियन मर्चेंट्स के कंट्रोल में जो इंडियन ट्रेड था वो एकदम से क्या हो गया था, उनके हाथ से चला गया था? तो इसका कारण था मोनोपोली ऑफ यूरोपियन कंपनीज, क्योंकि यूरोपियन कंपनियों ने धीरे धीरे भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड कॉटन मिल? निम्नलिखित में से किसने कॉटन मिल की रूपरेखा तैयार की? तो आपका आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is an appropriate reason that after 1840 the employment conditions in Britain improved? क्योंकि बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन सिटीज। देखिए, जो रोजगार के अवसर थे उसकी अवस्था में सुधार हुआ 1840 के बाद, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी शहरों के अंदर। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन because of which upper classes in Victorian Britain preferred things produced by hands? देखिए, विक्टोरिया काल के अंदर जो धनी वर्ग था वो हाथों से बनी वस्तुओं को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता था। उसका कारण क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू बी सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। देखिए, रिफाइनमेंट और क्लास, अच्छे किस्म के जो प्रोडक्ट माने जाते थे वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स माने जाते थे विक्टोरियन एज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट प्रोग्रेस इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी ड्यू टू। देखिए, 17वीं सदी के अंदर जो औद्योगिकरण था वो इतना नहीं बढ़ पाया। उसका कारण था एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी। जो नई तकनीक आई थी वो काफ़ी महंगी थी। दैट्स वाज द रीजन कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था वो उतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जोबर वॉज। देखिए, जोबर कौन होता था? ओल्ड ट्रस्टेड एम्प्लॉय होता था, जिसका मुख्य कार्य क्या होता था कि वो अपने गांव जाता था, लोगों को जॉब्स इंश्योर कराता था और उन वर्कर्स को हेल्प करता था टू सेटल इन द सिटी। तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, इंश्योरिंग जॉब्स टू वर्कर्स। देखिए, वर्कर्स को रिक्रूट करने का काम किसका होता था? जोबर का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन जूट मिल वॉज सेटअप बाय। पहली भारतीय जूट मिल किसके द्वारा लगाई गई? तो सेठ हुकमचंद, जो एक मारवाड़ी सेठ थे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय कॉटन वीवर्स इन इंडिया? देखिए, भारत के अंदर जो कॉटन वीवर्स थे उनको दो प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ा था। उनमें से एक थी एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड। उनका जो एक्सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया और लोकल मार्केट श्रैंक, क्योंकि मैनचेस्टर से जो मिल वाला कपड़ा आता था, मशीन मेड क्लॉथ आता था, वो काफ़ी क्या होता था? सस्ता होता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू। तो आपका आंसर होगा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जस्ट पहले की जो अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्शन था वो डिसेंट्रलाइज यूनिट्स के अंदर होता था, नॉट अंडर अ रूफ। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस आ गया था वो अंडर द रूफ आ गया था। तो आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन ब्रिटेन बिटवीन 1840 एंड 1860 लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ। तो आपका आंसर आ जाएगा कोल। देखिए, जैसे रेलवे का विस्तार हुआ 1840 से 1860 के बीच में, वैसे ही उनको रेलगाड़ियों को चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1811-12 द शेयर ऑफ पीस गुड्स इन द टोटल एक्सपोर्ट इन इंडिया वॉज। योर आंसर इज 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय 1850-51 द शेयर ऑफ कॉटन पीस गुड्स इन द टोटल एक्सपोर्ट इन इंग्लैंड वॉज लेस देन। देखिए, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 3%। क्या आ जाएगा? 3%। जो पहले कॉटन पीस
जो टोटल एक्सपोर्ट होता था वो काफ़ी ज़्यादा था, जो 1850-51 में घटकर कितना परसेंट रह गया था, 3% रह गया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि इंग्लैंड के अंदर जो कॉटन मिल्स थी उनको बहुत तेज़ी से उनका क्या किया गया था? एक्सपेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्गिन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। एल्गिन मिल कहाँ पर स्थापित हुई? कानपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपियम प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया वॉज प्राइमरली एक्सपोर्टेड टू। देखिए, भारत देश के अंदर अफीम उगाते थे ब्रिटिशर्स और उस ओपियम को वो कहाँ लेकर जाते थे? चाइना। देखिए, कारण क्या था कि ओपियम, अफीम जो है वो एक नशा है, लेकिन अफीम का यूज़ वैसे मेडिकल पर्पसेस के लिए भी होता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पहले इलीगल ट्रेड किया ओपियम का, लोगों को चीन के लोगों को नशे का शिकार बनाया और फिर ओपियम के बदले वो क्या लेकर जाते? चाइना से टी, जो चाय थी उसको लेकर वो कहाँ लेके जाते थे? अपने देश लेके जाते थे। इससे पहले ओपियम जब वो नहीं एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, उससे पहले उनको सिल्वर कॉइन्स क्या करना पड़ता था? पेमेंट के रूप में देना पड़ता था, जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर था किनके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। इसलिए ब्रिटिशर्स ने काफ़ी क्लेवरनेस के साथ लोगों को पहले अफीम का नशा लगाया और उसके बाद भारत में अफीम उगाकर चीन को उसको क्या किया? एक्सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 joint stock companies were set up during 1830s and 1840s by an Indian entrepreneur called। तो आपका आंसर आ जाएगा, द्वारकानाथ टैगोर ने 6 joint stock कंपनी की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर। देखिए, ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्री आई थी कॉटन और आफ्टर दैट क्या आई थी? मेटल्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। जमशेद जी जीजाभाई हेड ए, उनकी क्या थी? शिपिंग कंपनी थी। क्या थी? शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज कंट्रोल्ड बाय। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भारत का जो बहुत बड़ा एक सेक्टर था इंडस्ट्रीज का, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन एप्रोप्रिएट आंसर दैट शोज हाउ फैक्ट्री डिफर्ड फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सीन। देखिए, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैंने आपको पहले बताया कि डिसेंट्रलाइज यूनिट्स के अंदर क्या होता था? प्रोडक्शन प्रोसेस होता था, जिसको सुपरविजन करना काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद सुपरविजन करना आसान हो गया, क्वालिटी के ऊपर नज़र रखना क्या हो गया? आसान हो गया, और प्रोडक्शन प्रोसेस भी क्या हो गया? फास्ट हो गया। तो ये डिफर था, केयरफुल सुपरविजन, वॉच ओवर क्वालिटी, इंक्रीज इन मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। यस, बिल्कुल सही है। यही कारण है कि जो लेबर थी उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल थी, क्योंकि विक्टोरियन ब्रिटेन में ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा थे, लेबर की जो डिमांड थी वो कम थी और उनकी सप्लाई ज़्यादा थी, जिनके कारण उनकी वेजेस काफ़ी क्या थी? कम थी। गैस वर्क्स ब्यूअरीज नीडेड एक्स्ट्रा वर्क्स ड्यूरिंग इन समर। तो ये आपका आ जाएगा विंटर, ये आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री नीडेड वर्कर ड्यूरिंग द विंटर। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। जो जहाज़ का मरम्मत कार्य होता था वो विंटर सीजन में होता था और उसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स की क्या होती थी? ज़रूरत होती थी। फोर्थ है आपका, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर सीजनली। ये भी आपका क्या है? गलत है। वो हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो इसमें जो करेक्ट है वो फर्स्ट और आपका क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉटन इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन शॉर्ट टू 22 मिलियन पाउंड। तो आपका आंसर होगा 1787। 1787 तक कॉटन जो इंपोर्ट था ब्रिटेन का वो कितने मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया था? 22 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। यहाँ पर सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली और बॉम्बे हैं। सूरत आपकी गुजरात कोस्ट पे है, मसूलीपट्टनम आपकी कोरोमंडल कोस्ट पे है, हुगली आपकी कौन से कोस्ट पे है? बंगाल कोस्ट पे है, और बॉम्बे आपकी कौन से कोस्ट पर है? वेस्टर्न कोस्ट पर है। ये आपकी क्या है? पोर्ट्स है, और ये उसकी क्या है? लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनसा पेटिट एंड जमशेद जी नौसरवान जी टाटा हु वर टू इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन। इन्होंने जो अपना
इंडस्ट्रियल एम्पायर क्या किया था, बिल्ड किया था, वो कहां पर किया था? योर आंसर इज बॉम्बे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियलिस्ट हु बिलीव्ड दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट पर्सन वाज द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे वाज सेट अप इन विच ईयर? योर आंसर ऑप्शन नंबर ए 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ द कॉटन पीस गुड्स दैट constituted the value of Indian imports in 1850 was? तो आपका आंसर होगा 31%। कितना परसेंट? 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी डिफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री सिस्टम? देखिए, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी थी वो डिफर थी फैक्ट्री सिस्टम से, क्योंकि जो मर्चेंट्स होते थे वो कंट्रोल करते थे एंटायर प्रोडक्शन को। मर्चेंट्स कंट्रोल्ड द एंटायर प्रोडक्शन इन द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री दैट डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी इनोवेशन इन इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन वॉज? देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक ऐसा उद्योग था जिसने कोई भी नया इनोवेशंस वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने तौर तरीकों में, वो आपका था फर्नीचर मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वॉट, न्यूकॉमेन एंड मैथ्यू बुल्टन वर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस? तो आपका आंसर होगा स्टीम इंजन। क्या होगा? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को किसने बनाया? न्यूकॉमेन ने बनाया। उसको चलने लायक किसने बनाया? जेम्स वॉट। और उसका जो नया मॉडल बनाया था वो किसने बनाया था? मैथ्यू बुल्टन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्कर्स फ्रॉम द कंट्री साइड मूव टू द सिटीज फॉर गेटिंग जॉब्स, बट द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लोग गांवों से शहर की तरफ गए, लेकिन शहरों में या उद्योगों में उन्हें काम मिलना डिपेंड होता था किसके ऊपर? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशन। अगर उनका कोई सगा संबंधी या मित्र इंडस्ट्री में पहले से होता था तो उनको आसानी से क्या मिल जाती थी? जॉब मिल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is the reason due to which company found it difficult to ensure goods supply to Europe in 18th century? देखिए, ब्रिटिशर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई सप्लाई करने में। क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि उस समय और दूसरी यूरोपियन जो आपकी कंपनीज थी वो कहाँ पर थी? इंडिया के अंदर थी, जिससे कि उनको स्टिफ कंपटीशन क्या करना पड़ रहा था? फेस करना पड़ रहा था। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कंपनी फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट्स। और ये जो अदर्स थे इनमें मोस्टली आपके कौन से एजेंसीज थे? यूरोपियन एजेंसीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास वाज एस्टेब्लिश्ड इन? देखिए, मद्रास के अंदर आपकी पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल कौन से ईयर में लगी थी? 1874। इन नॉर्थ इंडिया द एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर इन, तो ये 1860 के दशक में लगी थी 1860s के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्ट ऑफ मसूलीपट्टनम इज लोकेटेड ऑन द, तो ये कौन से कोस्ट पर है? कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्ट ऑफ इंडिया दैट कनेक्टेड विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी एंड गल्फ वाज, तो ये आपका आंसर है सूरत बंदरगाह। ये ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट हैड पास्ड थ्रू द पोर्ट ऑफ सूरत ड्यूरिंग 1740s वाज, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3 मिलियन। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमर्जेंस ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा इन 18th सेंचुरी एज चीफ पोर्ट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो आपका आंसर होगा कॉलोनियल पावर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जैसे इंडिया को कंट्रोल किया उन्होंने 2 नई पोर्ट डेवलप की जिसका नाम था बॉम्बे और कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेटेड इट पोजीशन इन इंडिया आफ्टर, तो आपका आंसर होगा 1760s, क्योंकि आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशन थी वो काफ़ी इंडिया के अंदर क्या हो गई थी? स्ट्रांग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 17th एंड 18th सेंचुरी यूरोपियन मर्चेंट्स ऑफ द टाउन मूव टू, देखिए 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोप के व्यापारी वर्ग था वो शहरों से गांवों की तरफ जाते थे, कंट्री साइड
कारण क्या था? ट्रेड गिल्ड्स था, सबसे बड़ा कारण था ट्रेड गिल्ड्स। ये एक पावरफुल ग्रुप था जो आपके क्या होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, उनका एसोसिएशन था जो नए लोगों को कहाँ आने से रोकता था, व्यापार में आने से रोकता था। तो बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस पुट अप बाय ट्रेड गिल्ड्स इन सिटी एंड टाउन, दैट्स वाज द रीजन कि आपके जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो कहाँ से कहाँ जाने लगे थे, टाउन से कंट्री साइड, गाँवों की तरफ जाने लगे थे। जो ट्रेड गिल्ड्स थे वो एक शक्तिशाली वर्ग था जो क्या करता था, व्यापार को नियंत्रित करता था, उत्पादन को नियंत्रित करता था, नए जो बुनकर थे उनको ट्रेनिंग देता था, कंपटीशन करवाता था, रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड कमोडिटीज एंड रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यू कमर्स इन ट्रेड, नए लोगों को व्यापार में आने से रोकता था। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 40 important question answer of the chapter The Age of Industrialization. You have to watch this video and learn all these questions. Jai Hind, Jai Bharat.